हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 6 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इस चैप्टर में हम पिछले जो अध्याय पढ़ चुके हैं उसके आगे की बात करेंगे कि कैसे जब ऋग्वेद आया, ऋग्वेद या फिर वैदिक युग शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की संस्कृति किस तरह से विकसित हुई, उस समय के बाद की क्या घटनाएं घटी। तो आपको एक कालक्रम ध्यान में रखना है कि जब हड़प्पा के विनाश होता है उसके बाद आता है वैदिक युग और वैदिक युग के बाद आता है उत्तर वैदिक युग। वैदिक युग में हमने देखा कि ऋग्वेद की स्थापना हो चुकी थी और इसमें इसके बाद अन्य और 3 ग्रंथ मिलते हैं जिसको हम कहते हैं सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। और ये तीनों ग्रंथों की रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसीलिए ये जो तीनों ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल जब समय आता है तो वो किस आधार पे उत्तर वैदिक काल कहा गया। साथ में हम देखेंगे कि किस तरह इस काल में महाजनपदों का उदय हुआ, उसमें कितने महाजनपद थे। साथ में जो मगध था उसका विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से जो ऋग्वेद से जो वैदिक युग था उससे जो उत्तर वैदिक युग है वो किस तरह से भिन्न था। साथ में ये दोनों काल किस तरह से हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता से भिन्न थे, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले आपको, जैसा कि एनसीईआरटी में परंपरा है कि इसको एक कथन के माध्यम से शुरू किया गया है, कहानी से, कि संकरण है, उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। तो ये पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी खुशी से। तो इसके नाना नानी बताते हैं कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो संकरण के मन में ऐसे विचार आते हैं कि शासक को कैसे चुना जाता है। तो आज के समय में तो हम जानते हैं कि आज जो हम शासक चुनते हैं, यानी शासक का दूसरा रूप हुआ सरकार, वही तो हमारा शासक होता है। एक तरह से वही तो हमारे जो भी सामाजिक कल्याण के कार्य, हमारे सोसाइटी में जो भी विकास के कार्य करने होते हैं वो सरकार के माध्यम से होते हैं। और सरकार कई है, जैसे कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। तो इस तरह से हमारा जो आज का आधुनिक समय है इस काल में 2 तरह के वोटिंग परंपरा है कि एक राज्य की सरकार को चुना जाए तब वोट होता है, मतदान कराया जाता है। उसके बाद फिर जब केंद्र स्तर पे सरकार चुनी जाती है तो उसके भी अपने मतदान कराए जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने शासक को चुनते हैं और ये शासक कई राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है और उन्हीं कैंडिडेट में से हम, जो हमारे इलाके के, जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि वो हमारा विकास करेगा, हमें रोजगार देगा, हमारा जो भी समाज में समस्या है उनको दूर करेगा, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए उस कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो ये तो आज की परंपरा है, लेकिन क्या ये उत्तर वैदिक काल में होता था इस तरह का? तो देखेंगे कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में लोग चुनते थे अपने शासक को। जैसा कि हमने बात की कि ऋग वैदिक काल में तो हमने देखा था, या फिर वैदिक काल में, कि किस तरह से जो सरदार होता था वो जनों के द्वारा चुना जाता था और उसी व्यक्ति को वो लोग शासक बनाते थे या फिर सरदार बनाते थे जो ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा योद्धा तरह का हो, उसमें कौशल हो, उसी को मतलब सरदार बनाया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जब उत्तर वैदिक काल का समय शुरू होता है 2500 से, तो इस आते आते इस काल में ये जो राजा है, ये राजा खुद ही यज्ञ के माध्यम से खुद को ही राजा घोषित कर देता है, यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन जब हम वैदिक काल के राजा की बात करते हैं तो वो ना ही कर लेता है और ना ही वो इतने, मतलब जो भी वो लोग लूट के लाते हैं दूसरे ग्रामीण से, दूसरों पे जो ग्रामीणों का वो लोग लूट कर लाते हैं जितना भी धन संपत्ति, वो पूरे प्रजा में और सभी को वो बांटा जाता है, लोगों में, जन में, सभी में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो राजा है वो ज्यादा ही सशक्त हो जाएगा, वो केंद्र में आ जाएगा और वो शक्तिशाली बनकर पूरे राज्य पे, मतलब पूरे जन पे राज्य करेगा, यानी ये सेनाएं रखेगा। साथ में ये राजा जो है
यज्ञ के माध्यम से खुद ही मतलब जनों की आवश्यकता नहीं होगी कि लोग उसको विचार विमर्श दे या फिर उसका चुनाव करें, ये खुद को ही राजा घोषित करेगा। फिर जो भी दास दासी है उनसे बहुत मेहनत करा के मतलब वो कह सकते हो कि इस काल में लोगों का शोषण अधिक हुआ, क्योंकि इस काल के बाद जैसे कि ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि उस काल में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की थी। तो ये वर्ण व्यवस्था उत्तर काल में आते आते इतना अपना अति सख्त रूप ले लेती है कि जो शूद्र होते हैं उनमें छुआछूत का भेद आ जाता है। और इसमें जो वर्ण व्यवस्था का रूप है इसमें देखेंगे कि जो ब्राह्मण है वो सर्वोपरि हो जाएगा, क्षत्रिय भी सर्वोपरि होगा, वैश्य जो है जो व्यापार का करता धरता रहेगा ये भी सशक्त होगा। लेकिन जो सबसे आम जन है जो शूद्रों के रूप में आया वो सबसे ज्यादा शोषित होगा। साथ में इसी काल में महिलाओं का भी शोषण बहुत अधिक होगा, क्योंकि इस काल में तो जो हुआ कि पुरुष ही सशक्त हुए, लेकिन इन तीनों स्तरों पे, तीनों जैसे कि ब्राह्मण स्तर पे, क्षत्रिय स्तर पे या फिर वैश्य स्तर पे, तीनों स्तरों पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। और ये महिलाएं भी इस शूद्र की जो शोषण होता है उसी तरह उनका भी शोषण होता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आता है। और ऐसे में होता क्या है कि राजा, जैसे कि मैंने कहा कि यज्ञ आयोजित करके वो खुद को ही राजा प्रतिष्ठित कर देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा होगा, कहानियों में सुना होगा कि अश्वमेध यज्ञ होता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि राजा एक घोड़े को छोड़ देगा और मतलब अपने जितने भी एरिया है वहां पे वो स्वतंत्र रूप से घोड़ा दौड़ेगा, और जो भी राजा उस घोड़े को रोक देगा तो ये जो व्यक्ति छोड़ा हुआ है, ए मान लीजिए कि ए व्यक्ति ने छोड़ा है और इसको राजा बनना है, तो इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। अब इस यज्ञ के माध्यम से होता क्या है कि राजा जहां तक खुले स्थान पे पूरी तरह से पूरे एरिया पे दौड़ता जाएगा और वहां तक माना जाता था कि उस एरिया तक उस राजा का शासन होगा। लेकिन अगर कोई इस घोड़े को रोक देता है बीच में, तो ये मान लीजिए कि बी ने रोक दिया, तो ए समझेगा कि बी ने उसको ललकार दी है और वो उसके साथ युद्ध करेगा, और इस तरह से ये ए जो है साबित करने की कोशिश करेगा कि वो शक्तिशाली है। और अगर बी जो है ये नहीं रोकता है इस घोड़े को और वो घोड़ा दौड़ता ही जाता है और पुनः उस राजा के पास आता है, तो इस तरह से माना जाएगा कि ये राजा ही मतलब ए राजा सर्वश्रेष्ठ है और यही शक्तिशाली है और इसी को राजा करार कर दिया जाता था। तो इस तरह की परंपरा थी। और ये जो यज्ञ कराने का पूरा भार जो था ये पूरी तरह से पुरोहितों यानी ब्राह्मणों को दिया गया था, और यही जो है अश्वमेध कराते थे। और इस तरह से जब अश्वमेध पूरा हो जाता था तो जब राजा घोषित करने की परंपरा आती थी तो उस समय उसको सम्मान देने के लिए जो भी अन्य राजा थे जिन्होंने घोड़े नहीं रोके, जिनके अन्य जन थे, जो गांव थे, उन सरदारों को, उनके शासकों को बुलाया जाता था उस यज्ञ में, और उनको आने के साथ साथ तो आमंत्रण देने के साथ साथ उनकी ये परंपरा थी कि वो कुछ ना कुछ उपहार में उस राजा को देने के लिए लाए, सम्मान देने के लिए। और इस तरह की परंपरा थी कि राजा को इससे एक तो जो उपहार मिलते थे उससे धन एकत्र होता था, साथ में राजा खुद को उस जन का या फिर उस पूरे इलाके का खुद को शासक घोषित कर दिया करता था। तो इस तरह से जो उत्तर वैदिक काल में ये परंपरा शुरू हुई, और इसके माध्यम से हुआ क्या कि राजा बहुत ज्यादा सशक्त हो गए, ये सेनाएं रखने लगे, उपहार रखने लगे। मतलब उपहार तो एक परंपरा थी वैदिक काल में कि लोग खुशी से देते थे एक दूसरे को, जरूरत के हिसाब से खुशी से कि किसी से जा रहे हैं। लेकिन इस काल में आते आते जो उपहार है एक धन संपत्ति का मतलब संग्रह करने का एक माध्यम बन गया, और इससे भी जब राजा की आवश्यकताएं पूरी नहीं होने लगी तो उन्होंने कर लगाना शुरू किया। फिर तो वही है कि देखते हैं कि राजा का जो मुख्य स्थान होता था इस समाज में कि वो खुद को एक राज सिंहासन पर बिठाता था, या फिर बाघ की जो खाल होती थी उस पर उसको बिठाया जाता था यज्ञ के समय। और उसका जो सहचर होता था यज्ञ के पूरे युद्ध के समय, अगर ये लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो उनका सबसे अच्छा दोस्त होता था वो था जो उसका सारथी है, यानी रथ का जो सारथी है वो होता था। और यही लोगों को यज्ञ के समय सभी लोगों को
राजा के गुणों के बारे में बताता था कि राजा ने कितने महान कार्य किया है, इन लोगों को कितना मतलब उसका व्याख्यान करता था। ये काम सारथी का होता था। तो इस तरह से मतलब एक राजा खुद को राज्याभिषेक होता था यज्ञ के माध्यम से। साथ में जब ये राजा बन रहा है तो सिर्फ ये इसके राजा बनने तक ये चीज सीमित नहीं थी। उस समय उसके सगे संबंधियों को भी, जैसे कि रानी है, पुत्र है, या फिर जो भी उसके सगे संबंधी है, उन सभी को भी ये पूजा पाठ अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ यज्ञ तंत्र में भाग लेना ही पड़ता था। वहीं पे जो अन्य राजा आए हैं दूसरे क्षेत्रों के, उनका काम था कि यज्ञ को देखें और जो पूजा अनुष्ठान है उसमें भाग ले बस। वहीं पे पुरोहितों का जो था कि वो लोग पूजा जो भी स्थान होता था, यज्ञ होता था, उसमें जल छिड़काव करते थे, अनुष्ठान करते थे। फिर जो वैश्य होते थे वो भी उपहार लाने की उनकी भी परंपरा थी कि अगर वैश्य हैं तो वो भी उपहार लाए राजा के लिए। इस पुरोहित पूरा जो अनुष्ठान होता था उसमें जो है शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। तो उस समय की परंपरा ये थी और इस तरह से एक राजा शासक बन जाता था किसी भी पद मतलब किसी भी समुदाय का। तो ये अंतर है वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आने का। अब देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई। तो इस तरह से हम बात करें तो ये जो उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र है उसमें ग्रंथ रचे गए जिनकी हमने बात की कि ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद तो पहले रचा गया वो वैदिक युग में, उसके बाद ये तीनों वेद आए और इस वेद में बाकी सब रचनाओं के बारे में लिखा गया और इनकी रचना जो की वो पुरोहितों ने ही की थी। तो पुरोहितों ने ही इसमें अनुष्ठानों के संपादन, उनकी विधियां, समाज के नियमों का इसमें वर्णन किया। अब वर्णन करने से क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि समाज में कई समूह थे और इन समूहों में ज्ञात होता है कि पुरोहित वर्ग था, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक, व्यापारी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जल संग्रह करने वाले, जंगल से जो लोग हैं वो रहने वाले लोग, ये सभी एक समुदाय के रूप में रहते थे। तो वहीं पे जो हर किसी का जो काम है वो अलग अलग होता था और उस काम के आधार पर उसके वर्ण को आगे चल के कहा जाता है कि वो उस वंश का होगा। यानी इस काल में क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसी के आधार पर उसकी जो वंश का नाम पड़ गया। जैसे जो व्यक्ति मान लीजिए कि किसी बालक का जन्म हुआ और वो पुरोहित परिवार से संबंधित है तो आगे चल के वो बालक कर्म के आधार पर यानी उसके परिवार के कर्म के आधार पर वो ब्राह्मण कहलाएगा। उसी तरह से हम बात करेंगे क्षत्रियों की तो क्षत्रिय भी इसी तरह से वो क्षत्रिय परिवार के कहलाएंगे। शूद्रों में भी शूद्र परिवार के, वैश्यों के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे वैश्य परिवार के होंगे क्योंकि उनका जो काम था उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था आगे चल के विकसित हुई। तो इस तरह से सबके कार्य अलग थे और इस समाज में कुछ धनी लोग थे, धनी लोगों में पुरोहित, जो योद्धा थे, जो कृषक या फिर व्यापारी भी कई थे जो धनवान थे। लेकिन वहीं पे कुछ पशुपालक, श्रमिक, शिल्पकार जो पत्थरों पे नक्काशी काम किया करते थे, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, संग्राहक जो जंगलों में रहते थे, वो लोग निर्धन थे। यानी इस समाज में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। पुरोहितों के जो हमने बात की कि 4 वर्गों में बांटा जिनमें वर्ण कहा गया, यानी पुरोहितों ने 4 वर्ण में समाज को बांटा और उसको ही वर्ण व्यवस्था कहा गया। जिनमें हमने बात की कि ब्राह्मण सबसे पहले आए, उसके बाद उन्होंने दूसरे स्थान पे शासक यानी क्षत्रियो को लाए और जो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करने का भार उनके सर पे था। और जहाँ पे पुरोहितों का काम था कि वो वेदों का अध्ययन करें और यज्ञ कराएं। ये अपने काम को उन्होंने मान लिया कि ये हमारा काम है, ये क्षत्रियों का काम रहेगा, विश्व यानी वैश्यों का काम रहेगा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी का इस क्षेत्र में आते हैं। यानी वैश्य में कृषक आता है, व्यापारी आता है, पशुपालक आता है और इनका काम रहेगा कि व्यापार करना। साथ में इन्हीं दोनों क्षेत्रीय और वैश्यों को ये अधिकार दिया गया कि वही यज्ञ करा सकते हैं जो अंतिम जो वर्ग है, जो चौथा वर्ग है, जो शूद्रों का वर्ग कहलाता है, उसको न ही अनुष्ठान का अधिकार दिया गया और न ही औरतों को इसमें भी कोई सी भी पूजा पाठ में का अधिकार दिया गया। इस तरह से जो देखा जाता है कि इस पूरे समाज में महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की पूरी तरह से मनाही थी। तो हमने 4 वर्ण के बारे में देखा कि किस तरह से जो ये वर्ण व्यवस्था होती है, इसमें सबसे जो निचले तबके में जो व्यक्ति आ रहा है, जो शूद्र है और जो महिला है, यानी ये महिला तो तीनों स्तर पे सामान्य रूप से ट्रीट होती है कि उसके साथ वही व्यवहार होता है जो शूद्रों के साथ होता है। यानी महिलाओं का
इस काल में ज्यादा सम्मान नहीं होता, उनका शोषण ही होता है एक तरह से। तो इस तरह से जो ये उत्तर वैदिक का व्यवस्था है, इस काल में ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड यज्ञ होने लगे, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का शोषण होने लगा। इसमें जो ये तीसरा जो अंतिम जो शूद्र वर्ग है, उसको ये भार दे दिया गया कि वो तीनों जो ऊपर उसके तीनों ऊपर के वर्ण व्यवस्था उसका सेवक बना दिया गया उसको। तो इस तरह से हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, इस काल में ये घटनाएं घटी। इस साथ में ये भी देखते हैं कि इसी काल में ही छुआछूत की भी परंपरा विकसित हुई, जिसमें शूद्रों के कुछ लोग थे, शूद्र में ही कुछ लोगों को निर्वासित और कुछ लोगों को अनिर्वासित किया गया। जो निर्वासित लोग थे वो ऐसे काम करते थे, यानी जो शवों को जलाते थे, जो गाय भैंस बछड़े के चामों को छिलते थे, उनको निर्वासित कर दिया गया, यानी गांव के बाहर उनको रखा जाता था, उनसे छुआछूत का भेद रखा गया। वहीं पे कुछ लोग अनिर्वासित थे, जो शूद्र तो थे ही, उनको निचले तबके के काम तो करने ही थे, सेवक का दासी का काम तो करना ही था, पर ये छुआछूत के घेरे में नहीं आया। फिर भी इन दोनों की कंपेयर में ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर इनकी स्थितियों में इतना फर्क नहीं था। अब पुरोहितों में मैंने जैसा कि बताया कि जन्म के आधार पर उनका जो है वर्ण निर्धारित होने लगा, और साथ में छुआछूत भी स्थित होने लगा। अछूत वर्ग में जो बातें होती थी कि अछूत कौन रहेगा, तो शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक माने जाते थे। इनमें साथ वे लोग भी आते थे जो शवों को जलाते थे, जो जलाने का काम करते थे, और इस तरह से ये लोग अपवित्र माने जाते थे, जिसके कारण उनको छुआछूत यानी ये पाप हो जाएगा, इस तरह की परंपरा, इस तरह के। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जो प्रभाव था लोगों का, वो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा प्रभाव था, कि लोग जो ब्राह्मणों की बातों को, कर्म कांडों पे विश्वास करते थे, इसके कारण ये सब हुआ कि वर्ण व्यवस्था को लोगों ने स्वीकृति दी। तो हम देखते हैं कि इस समाज में ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, कितनों ने कहा कि जो क्षत्रिय आए, जैसे कि हम बात करते हैं बुद्धा थे, जो सिद्धार्थ नाम से एक शाक्य वंश में जन्म इनका हुआ था। तो ये इन्होंने फिर इस तरह का हुआ इस काल में कि ये तो क्षत्रिय वंश थे, लेकिन जब ब्राह्मणों के द्वारा ये घोषणा की जाने लगी कि हम श्रेष्ठ हैं, तो क्षत्रिय वर्ग के कई ऐसे शासक आए जिन्होंने ये कहा कि तुम नहीं, मतलब ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय श्रेष्ठ है। तो इनके बीच ये सब भी देखने को मिलता था। साथ में हम बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था में जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था, उसके खिलाफ भी कई लोगों की स्वीकृति नहीं थी, कि हम नहीं मानते ऐसा कुछ होता है। साथ में ये भी था कि व्यापार में जो लोगों के बीच भेदभाव होता था, जो व्यवसाय के लिए कुछ लोगों के, जैसे वैश्यों को दे दिया गया था कि तुम व्यापार करोगे, बाकियों को दे दिया गया था कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसके सर पे जो काम है वही करेगा, दूसरे के वर्ग में या वर्ण में नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है कि इसके खिलाफ भी कुछ लोग आ गए कि हम ये सब नहीं मानते। कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। तो इस तरह का समाज व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ गया था। तो इससे हम समझते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल जो इलाका है, ये भारत के मध्य भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैदानी इलाका है, उसी समय यहाँ पे जो समाज व्यवस्था विकसित हुई। और ये खासकर जो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं या वैदिक काल की, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके में आते हैं, और धीरे धीरे ये आ जाते हैं हमारे मध्य भारत की तरफ। इसके साथ ही हमारे जो मध्य भारत से भी पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो वहां पे जो इस तक की सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम देखने को मिलती है, और उस समाज में पुरोहितों की जो प्रभाव था लोगों पे, वो बहुत कम होता है। यानी यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है बस, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो वहां पे इस तरह कुछ नहीं था, लोगों में वर्ण का भी इतना भेदभाव कुछ नहीं था। लेकिन जब मध्य भारत में उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो वहां पे ये सब परंपराएं विकसित हो चुकी थी। तो जैसा हमने देखा कि एक राजा किस तरह से खुद को राज्य अभिषेक करा रहा है, और उसके बाद वो उस जन का, यानी पहले तो जन को ही गांव यानी समुदाय को ही क्या जन कहा जाता था, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था। और ये जन ही जब एक जन से दूसरे जन पे कब्जा होता है, तो एक महाजनपद बन जाता है। यानी पहले गांव से एक शहर विकसित होता है, और शहर का जोड़ पूरा एक इलाके को कवर करके साम्राज्य का विस्तार कैसे इस काल में शुरू हो जाता है।
तो पहले हम बात करते हैं कि जनपद की। तो जनपद में यही हुआ कि यज्ञों के माध्यम से राजा खुद को जन का मतलब सरदार होने की बजाय खुद को राजा मानने लगा, और जन शब्द का अर्थ हुआ कि जन के बसने की जगह। सामान्य शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से इलाके थे जो जनपद थे और धीरे धीरे वो महाजनपद में तब्दील हो गए। क्योंकि जब वैदिक काल में आया तो सामान्यतः तो लोग गणतांत्रिक रूप से मतलब शासन का व्यवस्था पूरा चल रहा था, लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब वहीं पे सरदार सत्ता को केंद्र में लेता है, जब उस शक्ति को अपने हाथ में लेता है, सत्ता की शक्ति को, तो वो सशक्त हो जाता है और किस तरह से वो पूरे जो जनपद है यानी पूरा गांव है उस पे अपना रूल स्थापित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं पुराना किला, जहाँ पे ये दिल्ली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हसीनापुर में, साथ में एटा के अंतरी जी खेड़ा में भी इस गांव के साक्ष्य मिले हैं कि पहले तो ये बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बस्तियां गांव में बड़ी तब्दील हुई और फिर ये बड़ा रूप ले ली। तो इनकी खुदाई से पता चलता है, इन इलाकों पे खुदाई हुई तो यहाँ पे जनपद पाए गए, और इन जनपदों में पता चलता है कि ये यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालन पोषण करते थे, फसल के उत्पादन में चावल, गेहूं, जौ, धान, तेल, सरसों के फसलों के उत्पादन करते थे। तो ये जनपद के लोग इस तरह अपना जीवन यापन करते थे। इसी काल में हमें देखने को मिलता है कि इस तरह का एक बर्तन है जिसमें थाली और कटोरिया कह सकते हो, ये बहुत सुंदर और चिकने होते हैं और इनमें खासकर इनके चारों तरफ एक तरह का रेखाओं का आकृति बनी होती है, और इस आकृति के कारण ही इस बर्तन को चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। और इस पात्र का उपयोग खासकर कुछ मौकों पे ही, जो स्पेशल ओकेजन हो, कुछ त्योहार हो या फिर खास मौकों पे लोगों के लिए कुछ भोजन कराना हो, तो उनके लिए किया जाता था। यानी ये बहुत सुंदर होते थे, यानी उस समय के लिए हिसाब से अतिथि के स्वागत के लिए या फिर कुछ खास त्योहारों पे इन पात्रों का उपयोग किया जाता था। तो खुदाई के समय ऐसे पात्र मतलब पुरातनविदों को मिले हैं। तो हम बात करें तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, धूसर और कुछ लाल रंग के बर्तन भी मिलते हैं। तो इन बर्तनों को ही कहा जाता है चित्ती धूसर, क्योंकि इन बर्तनों पे चित्रकारी की जाती है और चित्रकारी खासकर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति के हिसाब से की जाती है। तो ये आपको पीटी के एस्पेक्ट से ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब इतिहास पढ़े भारत का तो हमें भारत के इतिहास के सापेक्ष में हमें भारतीय कला संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ना कि हमें राजाओं के मतलब हमें प्रशासन को भी ध्यान में रखना है कि किस तरह का उनका संस्कृति था, पर हमें मुख्यतः हमें कला को ध्यान में रखते हुए इतिहास को यानी प्राचीन इतिहास को पढ़ना है, जो सिलेबस में जिस तरह से मेंशन है। तो हम चित्रकला को भी इसमें मतलब इस बर्तनों में चित्रकारी की जाती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जनपद का एक रूप तो हमने देख लिया, अब महाजनपद की बात करते हैं कि 3000 जो बीसी एरा था उस समय तो जनपद का अस्तित्व आ गया, वैदिक युग आ गया फिर से। अब यहाँ से जो 500 साल में परिवर्तन होता है और किस तरह से जो जनपद है वो महाजनपद में तब्दील होता है उसके बारे में देखते हैं कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिनमें महाजनपद कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने जब शासक जब शक्ति का अपने हाथ में लेगा, शक्ति को उसका उपयोग करेगा, तो वो सशक्त तो अपने हिसाब से अपना शासन करेगा। और खासकर देखा जाता है कि इन्होंने फिर राजधानियों इनकी होती थी, इन्होंने अपने पूरे राज्य के चारों तरफ राजधानियों को सुरक्षित करने के लिए लकड़ी के, ईंट के, पत्थर के चारों तरफ दीवारें बना दी कि अब दीवारें बना रही हैं यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए किले बना रहे हैं कि किलेबंदी कर दी पूरे राज्य की बात करते हैं कि जैसे कि इन्होंने तो दीवारें बना दी, लेकिन उनमें से कुछ शासक ऐसे भी होते थे जो इन दीवारों का निर्माण इसलिए करते थे कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये किले अगर बना रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि अगर किले बना देंगे तो यहाँ पे इनका जो शासन है वो ज्यादा सशक्त होगा, जो भी नियम लाएंगे और जनता को मानना ही पड़ेगा, जो भी कार्य करवाना होगा जो जनता उनके अधीन होकर कार्य करेगी, जो भी कर लगाएंगे जनता को करना मतलब उतना कर देना ही पड़ेगा, जो भी मतलब नियम बनाएंगे जनता को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ेगा। तो ये किलेबंदी का एक लाभ ये होता था कि पूरा नियंत्रण इस किले पर इनका हो जाता था।
ये पूरा किला निर्माण कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत मेहनत भी लगती होगी। जैसा कि हमने महापाषाण में देखा था कि जो महापाषाण बनाया जा रहा है, यानी शवों के चारों ओर जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, तो उसमें कितनी मेहनत की कि लोग पत्थर को काट रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, फिर पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह खोद के ला रहे हैं, फिर दफना रहे हैं। तो ये पूरा एक काम, पूरा प्रक्रिया हो जाती थी। उसी तरह से किलों को बनाने में भी इस तरह की मेहनत लगती होगी, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी मिलकर परिश्रम किया करते होंगे। और इन संसाधनों की भी आवश्यकता होगी कि पत्थर कहाँ से लाएं, चीजें जो इमारतें बनानी है तो जंगलों से लकड़ियों का भी काट के लाना, यानी पूरा परिश्रम इन लोगों से कराया जाता था। तो इस समय के राजा की बात करें तो ये सेना रखने लगा था और इन सेनाओं को वो वेतन देता था। वेतन के रूप में वो आहत सिक्कों को दिया करता था। तो आपको अंतर समझना है कि वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल में और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में आहत सिक्के नहीं मिले थे, लेकिन वैदिक काल आते आते आहत सिक्के मिलने लगते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मगध की। तो देखिए, मगध जो एक राज्य था, धीरे धीरे बहुत पूरे भारत के ऐसे साम्राज्य में विकसित हो जाता है और सम्राट अशोक आता है तो ये भारत के इन इलाकों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो पूरा कहते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार सम्राट अशोक करते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है दीवारों का कि इस तरह की दीवारें, इतनी बड़ी दीवारें कितनी मजबूत है। देखिए कि बनाने में कितनी मेहनत लोगों को लगती होगी। ये इलाहाबाद में मिली हुई दीवारें और ये लगभग बोला जाता है कि 2500 वर्ष पहले बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि कर की, कि महाजनपद जब एक धन जैसे महाजनपद में तब्दील होता है तो वो कर लगाना शुरू करता है। तो शासक जब महाजनपद एक विशाल राजा बनता है तो वो किले बनवाता है। किले बनवाने के बाद वो बड़ी सेनाएं रख रहा है। सेनाएं रखने के बाद उसकी जरूरतें, यानी कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो उसको धन की तो आवश्यकता होगी ही, और उस धन की पूर्ति के लिए वो लोगों पे कर लगाना शुरू करता है, क्योंकि जो उपहार मिलते हैं उस पे उसको निर्भर रहना, मतलब उपहारों से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उस समय वो नियमित रूप से लोगों पे कर लगा रहा है। अब करों में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो सबसे पहले आते हैं कृषक, क्योंकि उस समय जो कृषि उत्पादन था, जो फसलों का उत्पादन था, अधिक हो रहा था, भंडार गृह आ गए थे। तो उस समय जो कृषकों पे जो उपज का ऐसा कहा गया कि 1/6वां हिस्सा उनको राज्य संपत्ति के रूप में देना होगा, यानी कर देना होगा उनको। जो उनके लगभग मान लीजिए कि 6 बोरा अनाज हुआ तो 6 बोरे में से एक जो बोरा होगा अनाज का, वो राज्य की संपत्ति यानी कर के रूप में उन्हें देना होगा। इसी तरह से कारीगरों से भी कर लगाए गए कि उनको अगर उनके पास धन नहीं है, किसी तरह का साधन नहीं है, तो वो अपने श्रम के रूप में कर चुका है। यानी एक दिन राजा का जो भी काम रहेगा, जैसे कि लोहार का या फिर बुनकर का या सुनार का, वो राजा के यहाँ महीने में एक दिन काम करेगा मुफ्त में। तो इस तरह से वो अपना कर चुकाएगा। पशुपालकों को भी कहा गया कि जो भी उत्पाद है उनका या फिर जानवरों का या उनके उत्पादों का, उनको वो कर के रूप में दें। इसी तरह से व्यापारियों पर भी कर लगाया गया, जो खरीदने बेचने की सामान थी उस पे। अखेटकों से और संग्राहकों से भी कर लगाया गया कि जो भी उन्हें जंगल से वस्तुएं मिलती हैं वो कर के रूप में हमें दे। तो इस तरह से इन्होंने कर लगाना शुरू किया। अब खेती में बात करें कि इस समय के काल में, महाजनपद के काल में कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, तो इस समय हल जो होता था लोहे का आ गया, और पहले में हम देखते थे कि लकड़ी के फाल यूज होते थे, तो लोहे के फाल यूज होने लगे। साथ में इस समय फसलों की उपज ज्यादा होने लगी। साथ में हम देखते हैं कि जो धान की खेती में सबसे ज्यादा बदलाव आया, क्योंकि पहले धान के बीज को ही डायरेक्ट जमीन में ऐसे छिड़क के बो दिया जाता था, लेकिन बाद में उनको ज्ञात हुआ इस काल में कि उनको जो बीज उत्पन्न हो रहा है, जो पौधा उत्पन्न हो रहा है उस धान के बीज का, उस पौधे को रोपण करना चाहिए, जिससे कि धान की जो पैदावार हो वो अच्छी हो। तो उन्होंने फिर इस तरह से कि धान के पौधे को रोपना शुरू किया, और इस तरह से जो है धान के पौधे से जो है अच्छा उत्पादन उनको मिलने लगा। साथ में पैदावार भी अच्छी होती थी, और लोगों को इस समय काम तो मजदूरी करनी पड़ती थी। जो ज्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहर लोग हैं, यही काम मतलब कृषि में उनको लगाया जाता था। इसी का उदाहरण महाजनपद के रूप में मगध की बात करते हैं कि मगध किस तरह से एक महाजनपद के रूप में सशक्त शासक और सशक्त राज्य के रूप में उभरा।
क्योंकि ये तो शुरुआत में तो जितने 16 महाजनपद थे, वो तो सभी का स्तर तो शुरुआती दौर पे समान ही था। लेकिन धीरे-धीरे जो मगध की स्थिति देखते हैं कि इसका भौगोलिक अवस्थिति आप देखोगे तो ये गंगा नदी के तट पे है और इसके कारण गंगा नदी का एक तो जल की सुरक्षा है इनको, प्लस इसी क्षेत्र में इनको मिल जाता है लोहे का खदान यानी खनिजों का खदान मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे व्यापार होना शुरू हो जाता है। साथ में यहाँ पे जंगलों की भरमार है, तो जंगलों की भरमार से यहाँ पे जंगलों से इनको अन्य जो संसाधन है जंगली उत्पाद वो मिल जाया करते थे। तो ये इसी स्वरूप में जो महाजनपद का जो मगध का राज्य है ये ज्यादा ही समृद्ध हो जाता है। तो बात करते हैं मगध की कि ये 200 सालों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन जाता है। गंगा और सोन नदियां जो मगध से होकर गुजरती हैं। इस तरह से जो है यातायात यहाँ पे अच्छा होता है, जल वितरण भी अच्छा होता है और साथ में नदियां गुजर रही हैं तो वहां की जमीन भी उपजाऊ होगी, तो खेती भी अच्छी होगी। तो इस तरह से जो है आर्थिक रूप से ये बहुत समृद्ध राज्य बन जाता है। और साथ में कहा जाता है कि इस मगध के पास उस समय हाथियों की सेना थी और ये हाथियां जंगलों से लाई गई थी, जो इनके पास जंगल के क्षेत्र थे पास में, वहां से ये हाथियों को लाए, उनको प्रशिक्षित किया और सेना के काम में लगाया। इस तरह से इन्होंने हाथियों से भी एक सेना के काम करवाए। यही नहीं, उन्होंने जंगलों से घर, गाड़ी और रथ बनाने की लकड़ियां भी मिलती थी, तो इस तरह से इनको एक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर एक भंडार मिल जाता था। साथ में इनको लोहे अयस्क की खदानें मिली और इसका जो उपयोग है उन्होंने औजार और हथियार बनाने में बहुत किया। इस तरह से जो है मगध की ज्योग्राफिक स्थिति अच्छी है, तो इसने जल्दी से खुद को ज्यादा समृद्ध बना लिया। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक आए, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री का आपको नॉलेज हो तो मैं बता दूं कि हुआ क्या था कि पहले तो मगध पे हर्यक वंश का शासन हुआ और हर्यक वंश जो आया उसने राजगीर को, जो आज के समय का राजगीर कहा जाता है यानी राजगृह, उसको मगध की राजधानी बनाई। और जब ये वंश के लोग आए तो उनमें जो हर्यक वंश का सबसे सशक्त राजा था जो वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग जो महाजनपद था, अंग महाजनपद, उसको जीता। उसके बाद उसका बेटा आया अजातशत्रु, उसने लगभग 10 गणराज्यों को जीता अजातशत्रु ने। उसके बाद बात करते कि अजातशत्रु का भी बेटा आया उदयन, और उसने क्या किया कि राजधानी जो राजगृह थी उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया और पाटलिपुत्र जो आज का पटना कहा जाता है उसको कहा गया मतलब। तो इस तरह से ये जो सशक्त राजा है उन्होंने मगध को के साम्राज्य का विस्तार कर दिया एक तरह से। उसके बाद फिर हम दूसरा वंश आता है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग आता है, उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश जो शासक जो वंश था ये मगध का अंतिम शासक होता है। मतलब इसके बाद हमारे जो सम्राट अशोक का शासन शुरू हो जाता है और इसी से कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का युग शुरू होता है। तो इस नंद शासक में भी सबसे ज्यादा जो शासक की चर्चा देखने को मिलती है वो था महापद्म नंद। तो महानंद यहाँ पे शासन करने आता है और महानंद के बाद जो शासक आएगा मौर्य आएगा। और जो कहा जाता है कि महानंद के शासन काल के समय ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण करने का मतलब प्रयास किया था और यहाँ के सैनिकों ने आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि वहां उनको डर था सारे सिपाहियों को कि यहाँ पे जो सैनिक व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, सशक्त है, क्योंकि यहाँ पे पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना है मौजूद है। तो इस तरह की मतलब बातें फैली हुई थी उस समय के पूरे काल में। तो ये जो सिकंदर का सपना था कि वो विश्व पर मतलब अपना विजय पाए, और पूरी तरह से सफल न होने पर भी उसने पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को तो जीता ही था। और जब वो भारत की उपमहानदी जैसे व्यास को ही पार करने के किनारे पे आया तो यहाँ पे उसके जितने भी सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया था और इस तरह से वो व्यास नदी से ही वापस लौट गए थे और लौटते समय सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें देखते हैं कि इस तरह से हमें पता चलता है कि इस काल में मतलब इतने बड़े शासक आए और शासकों में जो महत्वपूर्ण है वो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद है, ये शासक है। उसके बाद ये जो मैंने बात की कि उन्होंने फिर राजधानी को बदल दिया मगध की और पाटलिपुत्र कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं मगध के बाद वज्जी।
अब देखिए कि 16 महाजनपद थे उस काल में, वहीं पे 10 गणराज्य भी थे। अब 10 गणराज्य की बात और 16 महाजनपद पद की बात करें तो 16 जो महाजनपद थे, यहाँ पे राजा शासक होता था, यानी एक व्यक्ति का शासन होता था। वहीं पे जब हम 10 गणराज्यों की बात करें, यानी गण राज्य की बात करें, तो वहां पे शासन व्यवस्था बहुत अलग थी, बहुत ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। तो कैसे? तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी, उसमें कई लोग भागीदार होते थे। मतलब जो शासन था एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था, वो वहां पे कई शासक होते थे और वो शासक ही मिलजुल के वहां के फैसले लिया करते थे कि क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या कदम उठाने हैं, किसी पे आक्रमण करना है कि नहीं, उस आक्रमण के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सारे चीजों का ये मतलब आपस में विचार विमर्श करके कोई निर्णय लिया करते थे। इस तरह से जितने भी समुदाय में ये लोग थे, यानी ये समुदाय था, ये गण था, उसके जो लोग थे उन सभी को ही राजा ही कहा जाता था, यानी सामुदायिक रूप से ये राजा होते थे। तो इस तरह से जो मतलब गण व्यवस्था की अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इसमें था कि स्त्रियां, दास और कमकर इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे। मतलब इनकी अपनी व्यवस्था थी और उसमें वो लोग विचार विमर्श करते थे कि किस तरह क्या करना है, और इसमें जो है स्त्री, दास और अन्य लोगों को भागीदार नहीं कराया जाता था। तो ये जो वज्जी है, ये भी इसी तरह का राज्य था। तो इसकी राजधानी थी वैशाली, जो बिहार आज कहलाता है, और इसकी शासन व्यवस्था को गण या संघ व्यवस्था भी कहते हैं। और ये जो संघ व्यवस्था का शासन है, इसका संबंध बुद्ध से बताया जाता है, बुद्ध और महावीर से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बुद्ध जो है संघ के प्रचार के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने शरणम संगम गच्छामि, इस तरह की उन्होंने सूत्र दिए थे। तो कहा जाता है कि ये संघ भी इसी पहलू पे ही काम किया करते थे। यहाँ पे डेफिनेशन है गढ़ की कि गढ़ किसे कहते हैं, तो समुदाय में रहने वाले लोग जो समूह में काम करते हैं, उन्हीं को, कई समुदायों वाले समूह को ही गढ़ कहा जाता है। और संघ का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन, सभा, असेंबली सब कह सकते हो आप। अब बात करते हैं कि ये जो गण थे, इनको जीतने के लिए कितने जो महाजनपद थे, इन्होंने कोशिशें की। तो कहा जाता है कि कई जो ऐसे राजा थे जो संघों को जीतना चाहते थे, और ये जो पूरा शासन था कि गणों का मतलब जो गण थे, जो संघ व्यवस्था थी, उसका शासन लगभग लोगों की इतनी आकांक्षा थी उन राज्यों को जीतने की, आक्रमण कितनी बार हुआ, फिर भी उन्होंने लगभग 1500 वर्ष तक अपना शासन संभाले रखा। और जब गुप्त वंश आया, तब गण पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो क्योंकि उन्होंने उस पर विजय कर ली थी और अपने राज्य में गण के जितने भी क्षेत्र थे उनको सम्मिलित कर लिया, तो इस तरह से क्या हुआ कि गण गुप्त काल के आते आते समाप्त हो गए। क्या है कि जो वज्जी संघ थे वो कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, यानी बुद्ध का उनपे प्रभाव था। तो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं दीर्घ निकाय से, और ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें कई व्याख्यान है। लगभग ये 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इसमें कहा गया है कि अजातशत्रु है और वो आक्रमण करना चाहता है। फिर यहाँ पे बुद्ध ने उनसे पूछा है कि क्या वज्जी अभी भी वैसी सभाएं कर रहे हैं जैसा पहले करते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, क्योंकि उनकी जो संघ व्यवस्था थी, जो गण व्यवस्था थी, उनके अपने नियम थे, और वो नियम ये थे कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं, साथ में आपस में मिलजुल कर ही काम करते हैं, पारंपरिक जो नियम है उनका पालन करते हैं, वो लोग बड़े का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। साथ में वज्जी में महिलाओं का जो जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता, उन्हें बंधक नहीं बनाया जाता। शहर और गांवों में चैतन्य का रख रखाव करेंगे। साथ में ये जो वज्जी थे, ये मतावली संतों का भी सम्मान करते थे। आने जाने पर इनके राज्य में कोई रोक नहीं थी। तो ये जो वज्जी व्यवस्था थी, ये इसी पर पूरी तरह से निर्भर थी। अन्य फैक्ट में देखें तो बात करते हैं कि एथेंस जो आज के समय का ग्रीस है, वहां पे भी एक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया, और ये लगभग 2500 साल पहले की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में हुआ क्या कि 200 साल तक ये व्यवस्था चली, जिसमें 30 साल के से ऊपर के 30 साल की आयु के
ऊपर के व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार था, और जो व्यक्ति दास नहीं होता था, यानी 30 साल का ऊपर का हो और दास ना हो, उसको नागरिकता का अधिकार था, यानी वो मत दे सकता था। साथ में यहाँ पे ये व्यवस्था थी कि जो भी यहाँ पे सभाएं हो रही है वहां पे सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे ये व्यवस्था थी कि शासन के पदों का जो चुनाव है वो लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है, और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देना मतलब देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। साथ में व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले जो विदेशी व्यक्ति थे उनको भी नागरिक का अधिकार नहीं था। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दास हैं, उन्हें भी नागरिक का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे महिलाओं को ना ही नागरिकता का अधिकार था, ना ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विदेशी नागरिक जो व्यापार कर रहा है उसको नागरिकता का अधिकार है, नहीं जो अन्य जो गरीब क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, खदान करने वाला, खेतों में काम करने वाला, घरों में और कार्यशालाओं में काम करने वाले व्यक्ति को नागरिकता नहीं प्रदान है। लेकिन वही व्यक्ति इस मतलब पूरी व्यवस्था में इन तीनों वर्ग के लोगों को बिल्कुल नागरिकता नहीं प्रदान है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक जो गणतंत्र राज्य खुद को गणतंत्र कहता था। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि आज के समय में जो हम गणतंत्र की तुलना करते हैं प्राचीन काल से, तो वो किस तरह से भिन्न है। और ये जो गणतंत्र 2500 साल पहले आया, ये हमारे जो गण जो संघ की व्यवस्था आई, जो गण आए जिसमें वजीर गण है, वो गण से किस तरह से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो शासक है वो पूरी तरह से क्या है कि समुदाय में मिलकर भाग ले रहे हैं, जो भी फैसले लेने हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो जो महिलाएं हैं, जो शूद्र हैं, इनको पूरी तरह से मनाही है मतलब सभा में भाग लेने की। तो गढ़ों में भी ये व्यवस्था है। तो एक हद तक तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये गढ़ में महिलाओं का सम्मान हो रहा है। वहीं पे अन्य में देखते हैं कि जो महाजनपद थे वहां पे महिलाओं का पूरा शोषण किया जाता था। तो ये आपको डिफरेंस देखना है। तो इस तरह से हमने महाजनपद, जनपद और गण और उत्तर वैदिक काल की इन सभी को इस चैप्टर में देखा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।